हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच हवाओं में मंदिरों की घंटियों की गूंज और नदियों का कल कल संगीत घुलता है। अर्जुन अपने गांव की कच्ची पगडंडी पर तेजी से दौड़ते हुए घर के आंगन में पहुंचता है। उसके हाथ में एक पुरानी किताब है जिसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं। घर के आंगन में दादाजी एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठे धूप सेंक रहे हैं। अर्जुन दौड़ते हुए आता है और किताब को दादाजी के सामने रखी मेज पर पटक देता है। वह हांफते हुए दादाजी की ओर देखता है और पूछता है, दादाजी, क्या नेपाल हमेशा से एक था? दादाजी धीरे से अपनी कुर्सी पर हिलते हैं और अर्जुन की ओर देखते हैं। वह किताब के पन्नों को उंगलियों से सहलाता है और दादाजी के जवाब का इंतजार करता है। दादाजी अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हैं। वे दूर उत्तर की ओर फैली ऊंची चोटियों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह देश कभी एक नहीं था। हर घाटी का अपना राजा था, अपनी अलग सीमा और अपनी अलग सेना। एक घाटी से दूसरी घाटी जाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी। अर्जुन की आंखें फैल जाती हैं। दादाजी आगे बताते हैं, तब गोरखा से एक राजा निकले, पृथ्वी नारायण शाह। उन्होंने तलवार की धार और कूटनीति के दम पर इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। दादाजी अपने हाथों से हवा में एक घेरा बनाते हैं, जैसे वे किसी नक्शे को आकार दे रहे हों। उन्होंने एक एक कर उन राज्यों को एकजुट किया। यह केवल युद्ध नहीं था, यह एक अखंड राष्ट्र की नींव रखने का कठिन संकल्प था। अर्जुन किताब के पन्नों को पलटता है जहां धुंधले नक्शे बने हैं। वह कल्पना करता है कि कैसे उस दौर में बिना सड़कों के दुर्गम पहाड़ों को पार करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। उसके मन में कौतूहल की लहर दौड़ जाती है। वह समझ जाता है कि आज जो नेपाल वह देख रहा है वह किसी एक दिन का परिणाम नहीं है। दादाजी अपनी उंगलियों से जमीन पर लकीरें खींचते हैं। वे कहते हैं, बेटा, यह देश केवल राजाओं के आदेशों से नहीं बना, यह उन गोरखा सैनिकों के पसीने और खून से सींचा गया है जिन्होंने बिना जूतों के बर्फीली ढलानों को नापा। अर्जुन कल्पना करता है कि कैसे उन सैनिकों ने कड़ाके की ठंड में अपनी पीठ पर भारी रसद लादकर दुर्गम चट्टानों को पार किया होगा। दादाजी की आवाज भारी हो जाती है। वे रात भर जागकर पहरा देते थे। जब दुश्मन की सेना घाटियों में छिपी होती थी, तब ये सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर आगे बढ़ते थे। अर्जुन अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ता है, जैसे वह उस ठंडी हवा को महसूस कर रहा हो। दादाजी आगे जोड़ते हैं, युद्ध केवल तलवारों का खेल नहीं था, बल्कि कूटनीति का जाल भी था। हर संधि के पीछे एक समझौता था, हर जीत के पीछे एक बलिदान। अर्जुन देखता है कि कैसे दादाजी के चेहरे की झुर्रियां उस कठिन दौर के संघर्ष को बयां कर रही हैं। वह समझ जाता है कि ये पहाड़ जो आज इतने शांत दिखते हैं, कभी सैनिकों की पदचाप और बारूद की गंध से गूंजते थे। वीरता की यह गाथा उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ती है। इतिहास की उन कहानियों को सुनकर अर्जुन की सांसें तेज हो जाती हैं। वह अपनी मुट्ठी जोर से भींचता है, उसकी नसें तन जाती हैं। वह उत्साह में भरकर कहता है, दादाजी, मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। मुझे भी उन वीरों की तरह सीमा पर जाकर लड़ना है। दादाजी अपनी लकड़ी की कुर्सी से धीरे से उठते हैं। वे अर्जुन के पास आते हैं और उसके कंधे पर अपना भारी हाथ रखते हैं। वे अर्जुन की आंखों में सीधे देखते हुए सिर हिलाते हैं। दादाजी की आवाज शांत लेकिन दृढ़ है, बेटा, देश प्रेम का मतलब सिर्फ युद्ध जीतना या सीमा पर बंदूक उठाना नहीं है। असली देशभक्ति तो अपने काम में छिपी है। अर्जुन का हाथ ढीला पड़ जाता है। वह दादाजी की ओर देखता है। दादाजी आगे कहते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपने काम में पूरी ईमानदारी लाओ और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करो। जब तुम एक जिम्मेदार नागरिक बनते हो, तभी देश मजबूत होता है। अर्जुन के चेहरे का तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है। वह समझ जाता है कि वीरता का अर्थ केवल तलवार चलाना नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में सही निर्णय लेना भी है। उसके मन में उठ रही हलचल शांत हो जाती है। वह अपनी हथेलियों को खोलता है और गहरी सांस लेता है। अब उसका लक्ष्य बदल चुका है।
वह अपनी ऊर्जा को अब एक नई दिशा में लगाने का निश्चय करता है। सूरज ढल रहा है। हिमालय की चोटियां धीरे धीरे सोने की तरह चमकने लगती हैं। अर्जुन दूर क्षितिज की ओर देखता है, जहां पहाड़ियों के पीछे से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है। वह जानता है कि उसके सामने एक लंबी राह है। दादाजी अपनी कुर्सी से उठते हैं। अर्जुन झुकता है और उनके पैरों को छूता है। दादाजी अपना हाथ उसके सिर पर रखते हैं। यह स्पर्श एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे गए विश्वास का प्रतीक है।